महाराष्ट्र का मैथमेटिक्स बिगड़ रहा है। उद्धव और राहुल गांधी एक चैप्टर पर नहीं आ रहे। 48 सीट पर 36 का आंकड़ा है। जितेंद्र आव्हाड की बात आपने सुनी जो उन्होंने प्रभु राम के बारे में कही। यह बात उद्धव को मंजूर हो नहीं सकती। बात यहीं से बिगड़ गई। अलायंस के लिए दो बातें होनी चाहिए। पहला है सीट बंटवारा और दूसरा नरेटिव। सीट बंट नहीं रही है, नरेटिव उल्टा पड़ रहा है। बाकी बात क्या है, कहां उलझ गई है, आप यहां समझिए। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग फॉर्मूला सुलझेगा या और उलझेगा? शिवसेना 23 सीट पर अड़ गई, कांग्रेस घनघोर संकट में फंस गई। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों पर इंडिया अलायंस सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर अटक गई है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने 23 सीट की डिमांड कर दी है। शरद पवार की एनसीपी 10 सीट पर मान सकती है। कांग्रेस 22 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन राज्य में लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं। ऐसे में 7 सीटों पर अलायंस में जबरदस्त खींचतान है। अब समझौते की एक शर्त है, या तो कांग्रेस 15 सीट पर चुनाव लड़े या फिर शिवसेना और एनसीपी अपने कोटे की कुछ सीटें कांग्रेस के लिए छोड़े। लेकिन उद्धव ने इसकी गुंजाइश करीब करीब खत्म कर दी है। उद्धव ने अपने कोटे से 2 सीटें छोड़ने की बात कही है, लेकिन कांग्रेस के लिए नहीं, बल्कि वो प्रकाश अंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन अघाड़ी के लिए अकोला सीट और राजू शेट्टी के स्वाभिमानी क्षेत्रकारी संगठन के लिए हाथ कणगले सीट छोड़ने को राजी है। कांग्रेस और एनसीपी पर दबाव बनाने के लिए उद्धव गुट ने एक और चाल चल दी है। उन सीटों का डिटेल भी जारी कर दिया है जिन 23 सीटों पर वो उम्मीदवार उतारना चाहती है। इनमें बुलढाणा, नासिक, यवतमाल, वाशिम, शिरडी, अकोला, रामटेक, हिंगोली, परभणी, मावल, जालना, छत्रपति संभाजीनगर, धाराशिव, कोल्हापुर, हाथ कणगले, दक्षिण मुंबई, दक्षिण मध्य मुंबई, उत्तर पश्चिम मुंबई, मुंबई पूर्व, ठाणे, पालघर, कल्याण, रायगढ़ और सिंधुदुर्ग रत्नगिरी सीट है। सोनिया और खड़गे को उद्धव ठाकरे अपने दावे के लिए 2019 और 2014 का ट्रैक रिकॉर्ड दिखा रहे हैं। 2019 में शिवसेना 23 सीट पर चुनाव लड़ी थी और 18 सीट जीती थी। 2019 में कांग्रेस 25 सीट पर लड़ी थी, 1 सीट जीती थी। 2019 में एनसीपी 19 सीट पर लड़ी थी और 4 सीट जीती थी। 2014 में शिवसेना 20 सीट पर चुनाव लड़ी थी और 18 सीट जीती थी। 2014 में कांग्रेस 26 सीट पर चुनाव लड़ी थी और 2 सीट जीती थी। 2014 में एनसीपी 21 सीट पर चुनाव लड़ी और 4 सीट जीती थी। महाराष्ट्र में शिवसेना का स्ट्राइक रेट कांग्रेस और एनसीपी से बहुत ज्यादा है। हालांकि 2014-2019 के चुनाव में शिवसेना का बीजेपी के साथ अलायंस था। 2019 में शिवसेना का वोट शेयर 23.5% था, जबकि 2014 में उसे 20.8% वोट मिले थे। मतलब 5 साल में उसका वोट शेयर 2.7% बढ़ा था। वहीं 2019 में कांग्रेस को 16.41% वोट मिले थे, जबकि 2014 में 18.3%। मतलब 5 साल में कांग्रेस के वोट शेयर में 1.89% की गिरावट आई, जबकि एनसीपी को 2019 में 15.66% वोट मिले थे और 2014 में उसे 16.1% वोट मिले। 5 साल में उसका वोट शेयर 0.44% बढ़ा। लिहाजा चुनावों का मैथमेटिक्स भी कांग्रेस के खिलाफ है। उसका जनाधार चुनाव दर चुनाव सिमटता जा रहा है। शिवसेना और एनसीपी की दिक्कत यह है, दोनों पार्टियां टूट चुकी हैं। उनकी इसी कमजोरी पर कांग्रेस दबाव बनाकर कुछ सीटें झटक सकती है। 2019 में कांग्रेस 23 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही थी। 2019 में एनसीपी 15 सीट पर दूसरे नंबर पर रही थी। हम लोग ये चाहते हैं कि सबको साथ लेकर आगे चढ़े और 48 में से माहौल तो पूरा का पूरा महाराष्ट्र का महाविकास आघाड़ी के साथ में, तो इससे हम लोग 40 सीट कम से कम जीतेंगे, ये हमारा पूरा विश्वास। शिवसेना ने कह दिया वो 23 सीट पर लड़ने वाले, बचे हुए 25 सीट
शिवसेना कांग्रेस जो वो कितनी सीटों पर? नहीं, ऐसा है कि उद्धव जी के साथ में फाइनल चर्चा होगी तभी ये निर्णय होगा। मैंने तो सुना नहीं उद्धव जी ने कोई 23 सीट बोला है, 24 सीट बोला है। अब उनके संजय राउत कह रहे हैं, संजय राउत जी बोलते हैं, संजय राउत जी का अलग मत हो सकता है। पार्टी के प्रमुख जब बैठेंगे तो उसमें निर्णय होगा। महाराष्ट्र के अलायंस में उद्धव ठाकरे अपने पिता बाला साहब ठाकरे की तरह बॉस की भूमिका में ही रहना चाहते हैं। उन्होंने कांग्रेस और एनसीपी से एक कदम आगे बढ़ाते हुए नीतीश कुमार को इंडिया अलायंस का कन्वीनर बनाने का प्रस्ताव भी पेश कर दिया है। जबकि नीतीश को कन्वीनर बनाने के मुद्दे पर कांग्रेस नेता हुसैन दलवी की दलील से इशारा मिलता है कि इंडिया अलायंस में सब कुछ ठीक नहीं है। जरूर हो गई, जरूर हो रही है। नीतीश कुमार जी से बात हो गई, नीतीश कुमार जी से बात हो गई है, केजरीवाल जी से बात हो गई है। कल दिल्ली के वरिष्ठ कांग्रेस नेता वेणुगोपाल जी से बात हो गई है और भी सब प्रमुख नेताओं की उद्धव ठाकरे जी से बातचीत चल रही है और जल्दी ही हम एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर हम एक दूसरे से बात करेंगे। अभी नीतीश कुमार जी क्या करेंगे मुझे मालूम नहीं, क्योंकि उनका इतिहास थोड़ा सा गलत है। वो उस इतिहास के रास्ते पे जाएंगे कि क्या जाएंगे मुझे मालूम नहीं। मुझे लगता है ऐसा नहीं जाएंगे, लेकिन लालू जी भी वहाँ आए, ऐसा कुछ नहीं। और एक तरह से आज जो तकलीफ हो खाली कांग्रेस को है, सारे रीजनल पार्टी के लिए ही भी आज की सरकार जो है वो राहुल जी बहुत बराबर बोले, ये सत्ता का संघर्ष नहीं है, ये संघर्ष दो विचारों का है। सीट बंटवारे की खींचतान के बाद शरद पवार और सुप्रिया सुले शिरडी के साईं बाबा मंदिर पहुंचे। पूरे विधि विधान से पूजा पाठ का वीडियो रिलीज किया गया। जबकि एक दिन पहले ही शरद पवार के करीबी विधायक जितेंद्र आव्हाड ने भगवान राम को भी नहीं बख्शा था। जब देश का 80 करोड़ सनातनी 22 जनवरी का इंतजार कर रहा है, पूरे देश में जय सिया राम हो रहा है, उस वक्त पवार के करीबी नेता जितेंद्र आव्हाड ने राम विरोधी सनातन विरोधी राग क्यों छेड़ा? हिंदुओं की भावनाएं आहत करने की हिमाकत कैसे की? सर, आप कहते हैं कि राम मांसाहारी था, किस आधार पे कहते हैं? अरे उस दिन जब जिस वक्त ये व्यवस्था थी, तब राइस नहीं था, तब राइस नहीं था, तब खाते क्या थे राजा राम, और राम क्षत्रिय था, तो क्षत्रिय का खाना ही मांसाहारी होता है। लेकिन आप कह रहे हैं इसको लेकर कंट्रोवर्सी कहीं ना कहीं होती है, आपको नजर नहीं आ रही? क्योंकि राम को क्या कंट्रोवर्सी क्या? राम का खाना क्या था? कोई बता देवे कि राम मेथी की भाजी खाता था। आप अपने कहने पे कायम है बिल्कुल इसको? अरे बिल्कुल कायम है यार। आप क्या भारत को शाकाहारी बनाना चाहते हैं क्या? इस देश के 80% लोग आज भी मांसाहारी है, वो राम भक्ति है ना। तो क्या पवार का पूजा पाठ डैमेज कंट्रोल की कोशिश है या दोनों इवेंट प्री प्लान्ड है? फिलहाल तो यही लगता है कि हिंदू मुसलमान दोनों को सेट करने के लिए ऐसा किया गया है। लेकिन कहते हैं दो नाव की सवारी हमेशा जोखिम भरी रहती है। राम विरोधी सेंटीमेंट 24 में कहीं 19 और 14 में जीती गई 4 सीटों पर भी डब्बा गोल नहीं करते। इसी डर से उसी शिरडी में 12 घंटे के भीतर जितेंद्र आव्हाड ने माफी मांग ली। मैं जो भी बात रखता हूँ रेफरेंसेस के साथ रखता हूँ। अगर मैं वाल्मीकि रामायण का रेफरेंस रखता हूँ तो इसका मतलब आप समझिए कि मैं अभ्यास करके आया था। पर फिर भी लोक भावनाओं का आदर करना सार्वजनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। लोगों को दुखाना नहीं, ये हमको शरद पवार साहब ने सिखाया है। सत्य कितना भी कड़वा हो, वो कड़वा जहर आप खुद पी लीजिए, लेकिन लोगों को मत दुखाओ, ये साहब ने मुझे कहा है। इसलिए मैंने लोगों के प्रति जो खेद व्यक्त कर रहा हूं। और क्या, महाराष्ट्र में एनसीपी का दबदबा पश्चिमी महाराष्ट्र में है, जहां लोकसभा की 11 सीट पुणे, बारामती, शिरूर, अहमदनगर, शिरडी, सोलापुर, मघा, सांगली, सतारा, कोल्हापुर और मावल है। बारामती, सतारा और शिरूर पवार के वो गढ़ हैं
जिन्हें मोदी लहर में बीजेपी नहीं ढा पाई। बारामती से शरद पवार 1967 में पहली बार चुनाव जीते और 2009 तक उनका कब्जा रहा। उसके बाद से उनकी बेटी सुप्रिया सुले लगातार यहां से चुनाव जीत रही हैं। लेकिन इस बार राम लहर में शरद पवार के लिए अपने गढ़ बचाने मुश्किल है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम पर विवादित बोल के बाद बीजेपी ने पूरे महाराष्ट्र में संग्राम छेड़ दिया है। मुंबई से पुणे तक पूरे महाराष्ट्र में बीजेपी प्रोटेस्ट कर रही है। बीजेपी की महिला मोर्चा भी राम विरोधियों के खिलाफ फुल एक्टिव है। शरद पवार मुर्दाबाद, जितेंद्र मुर्दाबाद, बीजेपी नेता राम कदम ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। पुलिस को हमने शिकायत दी, पुलिस के वरिष्ठ आला कमान से बात की, उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि वीडियो फुटेज की जांच करके उनके ऊपर कड़ी सी कड़ी धारा लगाई जाएगी। धारा के अनुसार जो गिरफ्तारी होती है, गिरफ्तारी होगी, उन्हें पूरी तरह से कठोर दंड मिलेगा। और ये देखिए, ये प्रभु रामचंद्र जी ने दिए हुए आदर्श राम राज्य पर चलने वाली वर्तमान सरकार है। ये शिंदे जी और फडणवीस जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार है। अजीत दादा भी हमारे साथ है। तो ये कोई उद्धव ठाकरे जैसी सोई हुई सरकार नहीं है। इस महाराष्ट्र की भूमि पर हम देवी देवताओं का अपमान न किसी को करने देंगे, और यदि किसी ने किया तो ना उसको छोड़ेंगे। भगवान राम के अपमान के मुद्दे पर शरद पवार को बीजेपी के अलावा घर के भीतर से भी चुनौती मिल रही है। भतीजे अजीत पवार के गुट ने इस मुद्दे पर चाचा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हिंदू समाजाची माफी मागावी बस। बारामती सीट पर 2014 में सुप्रिया सुले को करीब 52% वोट मिले थे, जबकि बीजेपी को 42% वोट मिले थे। अगर 24 में अजीत पवार ने 5 से 7% वोट बीजेपी की तरफ शिफ्ट करा दिए और राम मंदिर के वेग में इतने ही वोट बीजेपी के बढ़ गए, तो 24 में शरद पवार का बारामती किला ढह सकता है। लिहाजा बीजेपी भगवान राम का अपमान करने वालों का डीएनए टेस्ट कराने की मांग कर रही है। उद्धव से भी सवाल पूछ रही है कि क्या वो सनातन का अपमान करने वालों के साथ हैं? क्या उन्होंने हमेशा के लिए हिंदुत्व को छोड़ दिया है? मुझे लगता है उनकी मानसिकता बहुत खराब है, और मैं तो यही कहूंगा कि उनका डीएनए टेस्ट करने की जरूरत है। जितेंद्र अवार्ड के हर बार, हर समय, कब भी देखो आप, कोई भी ऐसा हिंदुओं का, सनातन हिंदू धर्म का कोई उत्सव होता है, कोई माहौल होता है, तब अलग अलग टिप्पणी, गलत टिप्पणी वो धर्म के ऊपर करते हैं। ये आज का नहीं है, आपको भी पता है, आप चेक कर लीजिए। ऐसा कई बार हुआ है। धर्म के ऊपर बोलेंगे, साधु संतों के ऊपर बोलेंगे, मंदिर के ऊपर बोलेंगे। तो मुझे लगता है कि उनकी मानसिकता बहुत खराब है। उनके मतदार संघ में कुछ अल्पसंख्यक लोग ज्यादा है, तो वोटों की राजनीति वो करते हैं, वोटों की राजनीति। लेकिन उसके लिए आप हमारे धर्म को कुछ कहेंगे, हमारे प्रभु रामचंद्र जी के बारे में अगर इतना गलत टिप्पणी करेंगे। आज पूरा हिंदुस्तान आज अयोध्या के लिए इतना खुश है कि अयोध्या में हमारे राम जी 500 साल बाद वहां विराजमान हो रहे हैं। पूरा हिंदुस्तान राममय हुआ है, और ऐसे समय जानबूझकर अपना कुछ तो भी टीवी में मैं कैसे आऊंगा, मैं कंट्रीब्यूशन से कुछ भी स्टेटमेंट करके मेरा टीआरपी कैसे बढ़ेगा, इसके लिए अवार्ड है, ऐसा स्टेटमेंट कर रहे हैं। लेकिन ये आज की उनकी हरकत नहीं है, बार बार ऐसी हरकत करते रहते हैं। महाराष्ट्र में 24 में बंपर जीत के लिए एनडीए के पास राम मंदिर के अलावा मलंगगढ़ का मुद्दा भी है। मलंगगढ़ महाराष्ट्र के कल्याण में स्थित एक पहाड़ी किला है। इसका निर्माण 7वीं शताब्दी में मौर्य राजा नलदेव ने करवाया था।